तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क से कोविड-19 के रिसर्चर डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। आईसीएमआर में एपिडेमियोलॉजी के पूर्व हेड डॉक्टर रमन गंगाखेडकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गंगाखेडकर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। दिल्ली में सर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब ओपन अप की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये वक्त है सर ओपन अप करने का? नहीं, देखिए कोई भी चीज, कोई हम इस किस्म के इंटरवेंशंस करते हैं, जैसे कोई लॉकडाउन है या वैक्सीन देना है। अब हर चीज के अंदर, जैसे लॉकडाउन जब हम लगाने की कोशिश करते हैं तो एक हेल्थ आउटकम रहता है, दूसरा उसका इकोनॉमी पे भी जो असर होता है उसके बारे में भी हमको बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ता है। अब तकरीबन 1.5 साल हो चुका है कि इस वक्त हमने लॉकडाउन काफी लंबे समय तक लगा चुके हैं और हमको उसका एक मैनिफेस्टेशन भी दिख रहा है कि लोग उतना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन चीजों को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लाइवलीहुड और खुद को ये इन्फेक्शन से बचाने का, इसके ऊपर लाइवलीहुड ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो हमको कहीं न कहीं ये बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा और ये रखते वक्त हमको, जैसे हम लिफ्ट अप करना शुरू करते हैं ये लॉकडाउन, उस वक्त हमको उसके ऊपर, वो सिचुएशन के ऊपर मॉनिटरिंग अच्छा रखना पड़ेगा। अगर हमको कहीं ऐसे नजर आ रहा है कि शायद इसकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो हमने जल्द से वो सही कदम उठा के उसको रोकने की कोशिश करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज कौल, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है सर न्यूयॉर्क में? वहां पर तो तेजी से अब कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और हम जो अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि 83% जो है वो डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए मामले वहां पर नजर आ रहे हैं। कैसे डील वहां पर कर रहे हैं और क्या इसके पीछे वहां पर अनलॉक या ओपन अप के लिए को जिम्मेदार माना जा रहा है? डॉक्टर कौल, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। देखिए, जो अनलॉक की प्रक्रिया है, जैसे डॉक्टर खेलकर ने थोड़ी देर पहले बताया, लॉकडाउन इज नॉट अ परमानेंट मेजर। ये फायर को थोड़ा काम डाउन करने के लिए हम लेते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस में भी जुड़ा हुआ हूं, लिखता हूं आर्टिकल्स। सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थिंग, अगर पूरा सिस्टम के अंदर आप देखिए, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है। उसके बाद आते हैं मास्क, उसके बाद आते हैं पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये वायरस जो डेल्टा वेरिएंट है, अमेरिका के अंदर तकरीबन 8% था 9 वीक्स अगो। अभी तकरीबन, जैसे आपने बताया, 75 to 85%, डिपेंडिंग विच डिस्ट्रिक्ट, विच जोन आप जाते हैं, वहां पे जितने भी नए केसेस आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। और हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वैक्सीन रेजिस्टेंसी काफी बढ़ चुकी है। कई लोग इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा के साथ देखते हैं, अपने बिलीव्स के साथ देखते हैं। लेटेस्ट डाटा ये दिखा रहा है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं अमेरिका में, आज की डेट में भी 49.5% लोग ही फुली वैक्सीनेटेड हैं यूएस में। उन लोगों के अंदर से तकरीबन 65% ऐसे लोग हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, उसमें 65% लोगों ने बिल्कुल रिफ्यूज किया है वैक्सीन से, और उन 65% का तकरीबन 80% कह रहा है हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। मतलब नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का 45% आबादी रिफ्यूज कर रही है, पीरियड। कारण क्या है डॉक्टर कौल? कारण क्या है कि रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं। कारण यह है कि क्योंकि कई पॉलिटिकल लीडर्स ने कोरोना को, मैं नाम लिए बगैर बताना चाहूंगा, इसको बहुत लाइटली लिया। उसके बाद यहां पर एक कैंपेन कई रिलीजियस सेक्ट्स ने शुरू किया कि ये एंटी रिलीजन है, ये डेमोनिक है, ये वैक्सीन के अंदर डीमन है, और बहुत सारे इनफर्टिलिटी के जो इंडिया में भी कंसर्न्स देखे गए थे वो है, और कई रिलीजियस अदारों ने इसको अपने साथ जोड़ा, और कई पॉलिटिकल स्ट्रांग रिपब्लिकन पार्टी के कई स्ट्रांग ऐसे व्यूअर्स, नॉट एवरीबडी, बट वो इसको अपने साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम माचो हैं, हमारे को कुछ भी नहीं होगा और वी डोंट नीड दिस वैक्सीन। मैं पर्सनली ऐसे डॉक्टर्स, नर्सेज तक को जानता हूं जो रिफ्यूज कर रहे हैं, और अब स्टेट मैंडेट कर रही है कि अगर आपको काम पे आना है तो आपको वैक्सीनेशन का अपना कार्ड दिखाना है। एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यू कैन नॉट गो टू, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो आपको इन्फेक्शन भी लग सकता है और आप कैरियर होकर दूसरे को भी दे सकते हैं। और एक और बड़ी कंसर्निंग बात है, ये जानना जरूरी है कि अगर मैं वैक्सीनेटेड हूं, ऑल्दो वैक्सीन की एफिकेसी, जिसको हम वैक्सीन एस्केप बोलते हैं, वो ऑलरेडी दिख रही है डेल्टा वेरिएंट में कुछ हद तक, लेकिन फिर भी मोर्टेलिटी और आईसीयू से बचाता है। लेकिन फिर भी द चांसेस ऑफ मी
गेटिंग इन्फेक्टेड और मैं किसी और को दे पाऊं, अगर मैं वैक्सीनेटेड हूं तो मेरे अंदर अभी भी वो चांस है। तो क्या मुझसे किसी और आदमी को लग सकता है जो नॉन मास्क वेयरिंग है, जो कि नहीं कर रहा और उसकी मृत्यु हो सकती है? एब्सोल्युटली। तो क्या मैं ये गिल्ट लेने को तैयार हूं? बिल्कुल नहीं। और अमेरिका में तो नॉन मास्क लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। और जितने ज्यादा वायरस को बॉडी से अडेप्ट करके चेंज करेगा, और कुछ ही टाइम के बाद, दिस इज अ मैटर ऑफ मंथ्स और ईयर्स, ये नई वैक्सीन काम करना बंद करेंगी। इसीलिए बूस्टर डोज पे काम हो रहा है। बट ये थोड़ा सा डॉक्टर अंशुमान, अब यूएस जैसी सोसाइटी में जो जिसको कहा जाता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं, हमसे ज्यादा अवेयर हैं, वहां पर अगर वैक्सीन हेजिटेंसी इस लेवल पे है, हालांकि हिंदुस्तान में उसको कुछ पॉकेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा अभी मोटा मोटी रिलीजियसली उसको जोड़ा नहीं गया है, दूसरे हेजिटेंसी दूसरे किस्म की हैं। लेकिन अमेरिका से हमको क्या सीख मिलती है अगर वहां पर इस तरह की वैक्सीन हेजिटेंसी है और इतने सारे इतने लगातार वहां पर केसेस अब बढ़ने लगे हैं, और जैसे डॉक्टर कॉल भी कह रहे हैं 75 to 85% जो है वो डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए अब नए मामले हैं। हमारे लिए इसमें टेक अवेज क्या है सर? हमको ऐसे हालातों में ओपन अप या अनलॉक करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें अभी? जी डोवाल साहब, देखिए, लॉकडाउन या एक्सटेंडेड लॉकडाउन तो अब सोल्यूशन रहा नहीं कोरोना का। उसका कारण यह है कि कोरोना वायरस पार्टिकल कंट्री के हर कोने में पहुंच चुका है। तो इसको अगर हम सोचें कि बंद करके रखें तो बंद करके सिर्फ हम डिले कर सकते हैं। जो घटना आज घटनी है कुछ दिनों बाद घटेगी। लेकिन हम लॉकडाउन क्यों बढ़ाते जा रहे थे? हमारे पास वैक्सीन आ जाए और मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें। जो बात आपने कही, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, इस बार कोविड पैंडेमिक में पूरे विश्व ने अवैज्ञानिक परिकल्पना पूरी तरह दिखाई कि सिटीजन की सोच कहां होती है। और ये धर्म और विज्ञान, मेडिकल साइंस की लड़ाई आज की नहीं है, जन्मांतर युग से लड़ाई चली आ रही है कि हर समय धर्म, रिलीजन को आड़े लाया जाता है। मेडिकल साइंस जब आगे स्टेप करता है, बाद में एक्सेप्ट करते हैं, वैक्सीनेट भी कराते हैं, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है उनके दिमाग से। लेकिन स्टार्टअप में होता है, जो पोलियो वैक्सीन के साथ भी हुआ था और पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ था। कंसर्न है इंडिया का। डेल्टा वायरस इंडिया से निकल के कई कंट्री में पहुंचा और जिसमें यूके, यूएस अभी उनके केसेस नंबर बढ़ रहे हैं। इंडिया में मेन स्ट्रेन ही डेल्टा स्ट्रेन है। इसमें जो भी हम केसेस देख रहे हैं, इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज्यादा है। लेकिन अभी तक वैक्सीन से जरूर प्रोटेक्शन रेट इसका कम हुआ है, लेकिन फिर भी वैक्सीन सुरक्षा दे रहा है। आईसीयू स्टे और मोर्टेलिटी, डेथ में कमी जरूर दिखा रहा है अभी तक के अवेलेबल वैक्सीन। आने वाले समय में और भी वैक्सीन आ रहे हैं, जैकब डी आने वाला है। उस सारे सिचुएशन को अगर देखें तो हमारे पास बायोलॉजिकल वैक्सीन एंड सोशल वैक्सीन, दो फॉर्मूला हमारे हाथ में रह चुका है। बायोलॉजिकल वैक्सीन मतलब जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी वैक्सीन वेलोसिटी हमें बढ़ानी है और स्पीड अप करना है। सोशल वैक्सीन में सबसे कारगर तरीका मास्क ही रहा है, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज जब से प्रूफ हो चुका है, द लैंसेट के आर्टिकल में आप लोग भी नहीं पढ़ा, तो आप उस हिसाब से देखिए, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में खास करके अगर 2 गज पे लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो पूरी आबादी को आप पूरे स्टेट में अकोमोडेट भी नहीं कर पाएंगे। तो वो दूरी वाली बात अब है नहीं। डायरेक्ट है कि हाई वायरल लोड से आप कैसे बचें, उसके लिए मास्क आपका प्रोटेक्ट करेगा। तो मास्क प्लस वैक्सीन, स्पीड इट अप और साइंटिफिक टेम्पर्ड सिटीजन में डेवलप कराते रहिए, यही एक समाधान अब है। बिल्कुल, यही एक समाधान है। लेकिन फिर बात वहीं पर घूमकर आती है कि हमें दूसरी तरफ इकोनॉमी को भी तो देखना है। बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड पर, जैसा कि प्रोफेसर गंगा खेडकर कह रहे थे कि लोग अब लाइवलीहुड पर आए उस संकट को अब ज्यादा तरजीह दे रहे हैं बजाय अपनी लाइफ के ऊपर आए हुए संकट को, क्योंकि वो ज्यादा उन्हें खतरनाक लग रहा है। ऐसे में जो बैलेंस जिसकी चर्चा की, जिससे शुरुआत हुई थी, वो बैलेंस कैसे बिठाया जाए, और हमें क्या विदेशों से कोई ऐसा मॉडल है जो हम अपने यहां इंप्लीमेंट करके लाइवलीहुड और लाइफ में एक बैलेंस बना सकते हैं? इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी बिजनेस।
कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या अनलॉक या ओपन अप का वक्त आ गया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर गंगाखेडकर, आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप जिस लाइवलीहुड और लाइफ के बीच में बैलेंस की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बैलेंस बना पाने में कामयाब हो पा रहा है? नहीं, वो ऐसे तो बनेगा नहीं। वो हर एक के ऊपर छोड़ दिया। हमको कुछ गाइडलाइंस बनाना पड़ेगा। हमने पहले वेव के अंदर जो सीखा है उससे सबक लेना पड़ेगा कि जो हम लॉकडाउन उठाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हमने डिसेंट्रलाइज करना जरूरी होता है। जैसे मुझे अगर लॉकडाउन करना है तो नेशन वाइड लॉकडाउन, सारे स्कूल्स खोल दें, इस किस्म का अप्रोच चलेगा नहीं। हमको वो लोकल जैसे वहां का आउटब्रेक है उसको समझ के उन जगहों को कैसे लॉकडाउन उठाना है, किस किस इलाके में खोल सकते हैं, इसके बारे में उनको गाइडलाइंस देना पड़ेगा। अब ये करने के पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा, हमारे यहाँ नेशनल सीरो सर्वे हुआ, उसमें ये पता चला है कि तकरीबन 67% लोगों के अंदर हमको एंटीबॉडीज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो हेट्रोजेनिटी है, यानी सारी जगह पे 67% नहीं है। कई स्टेट्स में ज्यादा है, दूसरे स्टेट्स में कम होगा। अब हमको वल्नरेबिलिटी मैप बनाना पड़ेगा और वो वल्नरेबिलिटी मैप में हमको ये एंटीबॉडीज रहने वाले लोगों की संख्या जो है उसके बारे में भी सोच रखना पड़ेगा और वैक्सीन कवरेज 45 इयर्स प्लस पॉपुलेशन में कितना है ये भी सोचना पड़ेगा और क्या मेरे पास उतनी बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। और ये सोचते हुए मुझे दूसरा एक कदम उठाना पड़ेगा कि जहां जहां भी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी उस जगह पे 45 इयर्स प्लस की पॉपुलेशन को कितने तेजी से हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमको ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना पड़ेगा। वैसे करने से शायद समझ लीजिए थोड़ा आउटब्रेक उसकी वजह से हुआ भी तो भी उसको कंटेन करने में या उसका बुरा असर हेल्थ के ऊपर होने से हम रोक पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये हमारे शो में कई बार इस बात की चर्चा भी हुई कि आप उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है, वैक्सीनेशन कम हो रहा है, लोग एक्सपोज नहीं है, एंटीबॉडीज कम है, और वहां पर आप युद्ध स्तर पर फोकस करके उन एरियाज को पहले कवर कीजिए, तो फिर धीरे धीरे शायद होगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य भी होता है कि अब तक ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला जो डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने कई बार सुझाया हमारे शो के जरिए भी, अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन बहरहाल आगे इसको इंप्लीमेंट किया जाए, देखना होगा। डॉक्टर कॉल, आप लोग कैसे यूएस में कैसे डील हो रहा है? क्योंकि जब भी हम अनलॉक की बात करते हैं तो वही इशू आता है, लाइवलीहुड वर्सेस लाइफ। आप लोग कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं वहां पे? देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। मैं एक्चुअली मार्च 2020 से इंडिया के वेरियस चैनल्स और यूएस में भी इस पे काफी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में जहां फाइनेंशियल रिजर्व्स कम होते हैं मिडिल क्लास के पास, और ओवरऑल पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के भी बहुत लोग हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट इज फीडिंग देम विच इज एन एक्सीलेंट वर्क। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस लॉकडाउन को आप लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते, आपको खोलना पड़ेगा, साइंस को यूज करते हुए खोलना पड़ेगा। दैट इज वेयर द चैलेंज कम्स। कहीं ना कहीं मुझे क्लियर कट दिखता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव का तंत्र है, प्रोबेबली द सिविल सर्वेंट्स हु आर नॉट ट्रेन्ड इन वायरोलॉजी, ये एक एक्सपर्ट्स के काम है, कहीं ना कहीं उसमें डिस्कनेक्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे पहले यूज नहीं किए, फिर यूज किए तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे। सबसे पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन की स्पीड। कि अगर आप आज भी डाटा उठा के देखिए, अमेरिका के अंदर तकरीबन 48.9% लोग फुली वैक्सीन, 49.1 पीपल आर फुली वैक्सीनेटेड। इंडिया में अभी भी वो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा 6.8% है, ऑल्दो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वैक्सीन। तो ये क्यों मिसमैच है, ये स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड कंसेप्ट ये है कि हमारे जो जितने भी लोग हैं भारत के अंदर एज ऑफ नाउ, कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलते ही वो बहुत ही फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल पुरानी यादें भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। तो पब्लिक के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3, जो मास्क वेयरिंग की टेक्निक है, यहाँ पे 2 डॉक्टर्स बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि भारत के अंदर मैंने कितने लोगों को देखा है वो मुंह पे मास्क डालते हैं, नाक पे, बहुत ही सिंपल सा मेजर है, ठीक नहीं डालते। और गमछा आपको मास्क के जैसे बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता। नंबर 3, भारत के अंदर जो सीरो सर्वे है वो कहीं ना कहीं हमने जो यहाँ पे नोट किया वो ये किया कि अगर आप इसे सेंट्रलाइज करेंगे तो उसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको डाटा
सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियंस या किसी का उसमें हाथ ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स रखे। मुझे लगता है कि बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग में इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए और बिल्कुल वाजिब पॉइंट्स हैं ये। डॉक्टर अंशुमान, क्लोजिंग रिमार्क सर आपका, जैसा कि डॉक्टर कॉल भी कह रहे हैं और जो दूसरा पॉइंट उनका था, 2 महीना भी नहीं हुआ है, लोग पूरी तरह से भूल गए हैं। रिवेंज शॉपिंग हम देख रहे हैं, रिवेंज टूरिज्म हम देख रहे हैं, जो हिल्स, जो टूरिज्म से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनमें होटल्स फुल हैं, उसमें बसेस फुल है, सब कुछ फुल है। इस एटीट्यूड में अगर बदलाव नहीं आएगा सर, तो फिर आप पॉलिसी बनाते रहिए, तीसरी लहर आनी पक्की है। बिल्कुल, जो डॉक्टर कॉल ने कहा बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव से थोड़ा डॉक्टर सेंट्रिक एंड पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी जब बने तो बेहतर होगा। लेकिन जो आपने बात पूछी डोभाल साहब, आपने भी देखा कोरोना के समय बाकी इन्फेक्शस डिजीजेज, ट्यूबरकुलोसिस, इसके केसेज कम हो गए, डायरिया डिसेंट्री केसेज कम हो गए। क्यों हुए? सिंपल मेजर, मतलब डिस्टेंसिंग है, आप हाथ धो रहे थे। एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया साउथ एशियन कंट्री, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब आते हैं, इनको बहुत क्लोज क्राउडेड स्पेस में खड़े होकर बात करने की आदत होती है। इस आदत में आपको आगे भी सुधार रखना है, क्योंकि और भी वायरसेस, बैक्टीरिया से आपको ये बचाता है, जो कि अभी देखा गया है। 1-1.5 साल के सर्वे में देखिए, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के केसेस कम हो गए, बच्चों में डायरिया डिसेंट्री केसेस कम हो गए। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत स्तर पे सुधार की जरूरत है, कम्युनिटी स्तर पे सुधार की जरूरत है और गवर्नमेंट स्तर पे सुधार की जरूरत है, तभी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और बिल्कुल जो आपने कहा ना कि बायोलॉजिकल वैक्सीन तो ठीक है, सब लगा ही रहे, लेकिन जो सोशल वैक्सीन है उसका पालन करना है, क्योंकि जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, वेरिएंट से तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, ये सब पूरा साइंस और मेडिकल फैटर्निटी के लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन लापरवाही से तीसरी लहर जरूर आ सकती है। डॉक्टर कॉल, 10 सेकेंड्स, आई हैव टू रैप अप द शो। 10 सेकेंड्स। हाँ, 10 सेकेंड। देखिए, ये पूरे ग्लोबल फाइट है, ये किसी कंट्री की इंडिविजुअल फाइट नहीं है। डेल्टा वेरिएंट और नए वेरिएंट आते रहेंगे, हम सबको मिलकर काम करना है, लेकिन पब्लिक को भी अपना धैर्य बनाए रखना है। बिल्कुल रिवेंज टूरिज्म नहीं करना है, इकोनॉमी खोलनी है, लेकिन साइंटिफिकली टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट देने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की स्पीड 1 करोड़ अ डे होगी तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा, और बूस्टर पे भी काम करें। बहुत सारे एरियाज हैं, काम करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर कॉल, बहुत सारे एरियाज हैं ना, और जैसे मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी होता हूं कई बार कि हमको 1.5-2 साल का अनुभव हो गया कोरोना का, लेकिन इन बेसिक चीजों पे गवर्नमेंट मशीनरीज क्यों काम नहीं कर पा रही हैं, थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर करता है। बहरहाल एक बेहतर कल हम देखेंगे इस उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। डॉक्टर कॉल, डॉक्टर गंगा केटकर, डॉक्टर अंशुमान, आपका शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।